आप सबको हमारा नमस्कार। और कल शाम को आईएमएफ ने भारत की अनुमानित ग्रोथ दर को इस वित्तीय वर्ष के लिए दूसरी बार काटकर 6.8% कर दिया है। 7.4% पहले अनुमानित दर थी, उसको काटकर कम करके 6.8% कर दिया है। 0.6% की कटौती आईएमएफ ने इस साल के लिए दूसरी बार करी है। आईएमएफ ने दूसरी बार करी है, वर्ल्ड बैंक ने चौथी बार काटा ग्रोथ टारगेट, आरबीआई ने तीसरी बार काटा, मूडीज ने काटा, फिच ने काटा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काटा, एंगटार्ड ने काटा। तमामों लोगों ने हमारी इस वित्तीय वर्ष की जो ग्रोथ अनुमानित दर है, दी एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ, उसको लगातार काटा जा रहा है। इस लगातार काटने का क्या मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आय कम हो रही है, और उस पर से छौंका लगाया हुआ है सरकार ने कमर तोड़ महंगाई का। कुछ बातें यहां पर जाननी और कहनी जरूरी हैं। बातें जाननी और कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्त मंत्री विदेश के दौरे पर हैं। अब या तो वो अनभिज्ञ हैं, या तो उनको पता नहीं है, या वो जानबूझकर झूठ बोल रही हैं, और दोनों ही सूरतों में बड़ी शर्म की बात है। उनके झूठ का पर्दाफाश करूं इससे पहले यह बता देती हूं कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार की वित्त मंत्री, सरकार के तमाम लोग क्या क्या बोल रहे हैं। घटती हुई ग्रोथ रेट पर आरबीआई ने माना कि एक थर्ड स्टॉर्म है, ये एक तीसरा तूफान है कोविड, यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद जिस रिसेशन को हम स्टेयर कर रहे हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने भी माना चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन वित्त मंत्री कहती है एब्सोल्युटली नो रीजन टू वरी, सब कुछ जी बहुत चंगा सी है, बस प्याज लहसुन मत खाइए, बाकी सब चंगा है। आगे आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सरकार के कुछ नुमाइंदे, कुछ मंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता और कुछ चरण चुंबक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी अभी भी बताने पर आमादा है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। वैसे आईएमएफ के कल के डेटा में जहां पर ग्रोथ रेट को 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया है, सरकार के नुमाइंदे और चरण चुंबक आपको अभी भी समझाएंगे कि ये फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है। भाई चाइना तो 4.4% पे कर रहा है, अमेरिका 1% पे कर रहा है, हम तो 56 इंच की छाती लेकर 6.8% पे ग्रो कर रहे हैं। अब या तो वो इतने महामूर्ख हैं कि वो इकोनॉमी की ई बराबर समझ नहीं रखते हैं, या बेचारों के व्हाट्सएप में जो आ जाता है वो खर्रा चलाने लगते हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज 5 नहीं 3 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की इकोनॉमी का साइज 17.5 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है, और यूएस की इकोनॉमी का साइज 21 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर 1% पे बढ़ेगी और 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच की इकोनॉमी अगर 4.5% पे बढ़ेगी, वो हमसे फिर भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जीडीपी का अनुमानित साइज 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर पे आप उछलते रहिए, कूदते रहिए 6%। आपसे जो 7.5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, जो आपसे 8 गुना ज्यादा इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए यह समझाते रहिए कि हम तो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। नो, यू आर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बिकॉज आपकी चीजें, आपकी असलियत में अंतर है। आपकी इकोनॉमी का साइज छोटा है, आप यहां से छलांग यहां तक की लगाइएगा, लेकिन जो वो यहां पर है वो छलांग आपसे और ऊंची लगा रहा है। और इस फास्टेस्ट तथा कथित ग्रोथ रेट में हो क्या रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, महंगाई है, आय घट रही है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो तगमा है ये लेकर जाइएगा कहां? Where will you wear this badge of honor? Because this badge of honor amounts to nothing. It amounts to absolute zero.
आज सरकार एक और बात कहती है। एक बात तो यह कि इन्होंने भ्रमित करने की कहा कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसका पर्दाफाश हमने किया। दूसरी एक और बात कहते हैं कि ऐसा है, सब कुछ वैश्विक है, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हाथी बांध के खड़े होना था आपको, तो आप सरकार में क्यों हैं? आइए बैठिए विपक्ष में, हम आपको दिखाते हैं करके। क्या ये कोई सरकार कह सकती है, क्या कोई सरकार इस आपदा के वक्त में अपने हाथ खड़े कर सकती है ये कहकर कि हम क्या कर सकते हैं? ये तो एक्सटर्नल शॉक है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक्सटर्नल शॉक और आंतरिक समस्याओं का समाधान करके इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाइए। हमने तो 2013 में टेपर टैंट्रम के दौरान नहीं कहा था ये वैश्विक कारण है। हाँ, था वैश्विक कारण, लेकिन आपको चुना इसलिए गया था कि आप समाधान ढूंढिए, और हमने समाधान ढूंढा। हम रुपए को 54 पे छोड़ के गए इनके लिए। हमने तो 2008 के ग्लोबल रिसेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशंस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s, हमने तो पलट कर नहीं कहा कि वैश्विक कारण है। फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ करी, लोगों की जेब में पैसा डाला, कंजम्पशन को जारी रखा और इकोनॉमी को संभाले रखा, और इसीलिए यूपीए के 10 सालों के दौरान फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हुई। तो यह कह देना कि वैश्विक कारण है, हम क्या कर सकते हैं, यह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना, जिम्मेदारी से भागना और हाथ खड़े करना है। अब समस्या यह है कि सरकार के सामने दिक्कतें कितनी हैं। सरकार के सामने मूल रूप से इस समय 4 बड़ी दिक्कतें हैं, एक्चुअली 5, और मैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है पहले उसी का जिक्र कर देती हूं। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है आंख पर पट्टी और मुंह पे जो दही जमा रखी है सरकार ने। आप आंख पर पट्टी बांध लीजिए और कहिए तो जगत बना ही नहीं है। आपके आंख पर पट्टी बांधने से जो देश समस्याओं से जूझ रहा है, जो इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है, वो होना बंद नहीं हो जाएगा। आपके आंख पर पट्टी बांध लेने से आपको बताया जाएगा वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, बिकॉज दैट इज व्हाट यू सपोज टू डू। सरकार यह समझ नहीं रही है कि लगातार ग्रोथ गिर रही है, और ग्रोथ का जो आरबीआई का तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही का अनुमान है वो और भी भयावह है। तमाम एजेंसीज के अकॉर्डिंग ग्रोथ की दर 4.6 से 5% के बीच में होने वाली है तीसरी और चौथी तिमाही में, और यह कोई जबानी जमा खर्च नहीं है। अगर नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 12% है और इन्फ्लेशन आपका 7% रह रहा है, तो किस तरह से आपकी ग्रोथ 6.8% होगी? रियल रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। किस तरह से होगी, यह समझा दीजिए आप। पहली समस्या सरकार की अकर्मण्यता झुठलाने की है, दूसरी समस्या ग्रोथ की है, तीसरी समस्या महंगे दामों की है। आज भी कच्चे तेल का दाम $116 से गिरकर 91-92 के बीच में चल रहा है, लेकिन हम जी दाम कम नहीं करेंगे। और लालच कैसा कि सारा पैसा कमाया जाएगा सेस के जरिए, जिससे कि राज्यों के साथ साझा ना करना पड़े। उससे बड़ी समस्या रुपए के टूटने की। रुपया जिस तरह से टूट रहा है उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेंगी। 82 के पार रुपया, 83 के बाद 84, शतक लगाने की तैयारी मोदी जी पूरी तरह से कर रहे हैं। और करंट अकाउंट डेफिसिट, जानकारों की सुनिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3.4% पे है। पहले 6 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। इंपोर्ट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी है, एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त कमी आई है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सरकार उसके बारे में क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अपना वक्तव्य बंद करने से पहले मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहती हूं। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री अमेरिका में हैं। थोड़ी देर पहले ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एक इंटरैक्शन किया और वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया। निर्मला जी का कहना है कि किसानों का डीएपी, किसानों की खाद के दाम भारत में नहीं बढ़ाए गए हैं। निर्मला जी अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर झूठ बोल रही हैं, यह उनकी अंतरात्मा बता सकती है। लेकिन डीएपी के दाम इसी साल अप्रैल में 1200 से 1300 किए गए हैं,
और यूरिया की हर बोरी 50 किलो से घटाकर 45 किलो की कर दी गई है। दाम वही लग रहे हैं, इसका मतलब दाम बढ़े हैं। तो बिना पलक झपकाए झूठ बोलना क्या होता है, यह निर्मला सीतारमण जी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख चुकी हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे प्रचार में, 24 घंटे इलेक्शन में, 24 घंटे चैनलों पर अपनी कभी भक्ति दिखाने में, कभी विक्टिम बनने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन इस देश का क्या हाल हो रहा है वो आपको एजेंसीज एक के बाद एक बताती जा रही हैं। 3% ग्रोथ हुई है पिछले 3 साल में, अगर वास्तविक आंकड़ा देखकर चलिए तो चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो, फिच हो, एडीबी हो, इनके पीछे आप ईडी लगा दीजिए, इनके पीछे आप एक सीबीआई केस लगा दीजिए, ये इंटरनेशनल साजिश बता दीजिए, लेकिन असलियत ये है कि आपके झूठ का बार बार पर्दाफाश होता है। आप बार बार खड़े होकर भ्रमित करने की बातें करते हैं, भ्रामक बातें करते हैं। तो या तो आपकी कमी, समझदारी में कमी है, या जानबूझकर भ्रमित किया जाता है। इसके असली जज आप हैं। हम इशू उठा रहे हैं क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है इशू उठना। यह बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है। आप दूर दराज के इलाकों में जाके लोगों से मिलिए। राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो 2 ही बात करते हैं, महंगाई की और बेरोजगारी की। तीसरी कोई बात नहीं है। तीसरी बात सरकार यहां से चलाती है कि मुद्दे भटकते रहें। कुछ ऐसा कह दो कि सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, कुछ ऐसे विवादित बयान दे दो कि कोई महंगाई बेरोजगारी की बात ना करे। यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है और इसका भी आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में जब चुनाव आएंगे। आपको लगता है कि यह पॉलिटिकल इशू नहीं है क्योंकि शायद हम लोग दिल्ली में बैठकर हम लोग को लगता है सरकार की बातें हम लोग ज्यादा सुनते हैं। हर गांव, हर देहात, हर कस्बे, हर शहर में लोग बेरोजगारी और महंगाई से बहुत परेशान हैं। बार बार राहुल गांधी जी से जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे हैं, और हमारी यात्रा का एक मुख्य बिंदु भी है कि हम इन 2 मुद्दों से हटकर बात नहीं करेंगे। लोग इस बारे में बहुत जिक्र करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बीसीसीआई पर ही जवाब दे देती हूं। बीसीसीआई का तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया कि अमित शाह जी के बेटे वहां पर बने रहें। इतने धुरंधर खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के, इतने कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए थे कि उनके अलावा वो जगह किसी को मिल नहीं सकती थी। उनसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट कोई नहीं था। तो बीसीसीआई का तो जो संविधान था वही बदल दिया गया। परिवारवाद की बात मोदी जी खड़े होकर करते हैं उस स्टेडियम में जहां पे सरदार पटेल का नाम बदल के जीते जी अपना ही नाम उन्होंने रख लिया। वहां पे खड़े होकर वो बोलते हैं कि परिवारवाद खेल में नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ी शिक्षा अमित शाह जी के लड़के को, धूमल जी के लड़के को, अनुराग ठाकुर के भाई को ऐसी थोड़ी शिक्षा दिया कीजिए। अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है इस पर हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। किसको बनना चाहिए, ऐसी जगहों पर खिलाड़ी होने चाहिए। तो अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं वो जब अपने घर पर बात आती है, अमित शाह जी के लड़के पे बात आती है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और आपका पहला सवाल था राजभाषा पर। मैंने इस मंच से पहले भी कहा है और बार बार कहती हूं, प्यार से समझाओगे तो 10 किलोमीटर साथ चलेंगे, जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा भी हाथ पकड़ के तुम्हें बैठा देंगे। भाषा, संस्कृति, कल्चर, रिलीजन, ये सब अंदर से आने वाली चीजें हैं। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। मुझे अंग्रेजी भी बहुत पसंद है। मुझे कुछ और बातें, भाषाएं जो मैं बोल लेती हूं, चाहे वो फ्रेंच हो या संस्कृत हो, वो भी बहुत पसंद है। तो मेरे ऊपर आप भाषा थोप नहीं सकते। जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर आप हिंदी इंपीरियलिज्म नहीं कर सकते हैं। और एक बात यह भी सच है कि भारत ने जो सूचना और आईटी की क्रांति देखी वो इसलिए देखी क्योंकि हमारे पास साइजेबल नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट्स थे। और आज दुनिया में हमारा जो परचम लहरा रहा है, जो बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड है, जो भारत की आईटी कंपनीज ने जबरदस्त बढ़त और सफलता हासिल करी है दुनिया में, वो इसलिए हासिल करी है बिकॉज वी कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज विच द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स। आज कोई ये पलट के क्यों नहीं पूछता कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाने के बावजूद भी चाइना सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट क्यों करता है? वो सर्विस मार्केट क्यों नहीं बन पाया? वो आईटी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? वो टेलीकॉम के बारे में, नेटवर्क छोड़ दीजिए, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि उनके यहां भाषा की समस्या है।
इफ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड, आपको कुछ भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, सीखनी अच्छी रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर और अभी विचार विमर्श की जरूरत है, इसको थोपा नहीं जा सकता है, और खास तौर से उन राज्यों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी हमारे आपके लिए बहुत प्रिय क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन जो हिंदी नहीं बोलता है उसके ऊपर थोपना, इसी को हिंदी इंपीरियलिज्म कहते हैं। आप एक रंग से इस देश को नहीं रंग सकते। इस देश के रंग बहुत विभिन्न हैं और उन विभिन्न विविधताओं से भारत बनता है, मेरा यह मानना है। और मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा जवाब तो राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि आप एक रंग से मत भरिए, देश में तमाम भाषाएं हैं, राज्य हैं, तमाम संस्कृतियां हैं जो एक साथ आकर एक माला में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अगर उस माला को आप एक ही मोती की बना दीजिएगा तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। आरएसएस के ये नेता कहां थे जब इस देश में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर बेदम हो रहे थे? आरएसएस के ये नेता कहां थे जब हमारे और आपके हिस्से की वैक्सीन विदेश भेजी जा रही थी? आरएसएस के ये नेता कहां थे जब प्रधानमंत्री बजाय महामारी को कंट्रोल करने के चुनी हुई सरकार गिराने में व्यस्त थे, पहले मध्य प्रदेश में, और जब वैक्सीन इस देश के लिए बनानी थी तो दीदी ओ दीदी कर कर एक महिला मुख्यमंत्री को चढ़ाते थे? आरएसएस के ये लोग कहां थे? मैं जानना चाहती हूं आरएसएस ने कोरोना काल के दौरान कितनों की मदद करी? एक आदमी की करी हो तो बता दे। आरएसएस के ये लोग कहां थे जब लाखों करोड़ों लोग मजबूर होकर चिलचिलाती गर्मी में पैरों में छाले लिए अपने घर की ओर जा रहे थे क्योंकि एक तुगलकी फरमान जारी हो गया था? मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइजर के डायरेक्टर ने कहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उसका क्या पूरा वक्तव्य है, वो देखना और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हां, उस समय चाहे मॉडर्ना की वैक्सीन हो, चाहे फाइजर की वैक्सीन हो, चाहे अन्य और वैक्सीनें हो, उनको देश में लाने की जरूरत थी क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी। हमने विश्व में, अब आप कोई भी डंका बजा लीजिए इस समय और आप कुछ भी प्लांट कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हमने विश्व में सबसे धीमे वैक्सीन लगाने का काम किया, और वो तब किया है जब हम दुनिया में वैक्सीन की लेबोरेटरी थे। तो इस तरह के भ्रामक वक्तव्य और बेवकूफ़ी की बातों का तो मुझे लगता है कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन अगर जवाब होता है तो उसके पहले 4 सवाल उनसे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्रवाई अगर किसी के भी खिलाफ हो, वो न्याय संगत और कानून के दायरे में होनी चाहिए। मैं तो इस मंच से उल्टा आप लोगों से पूछना चाहती हूं, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 72 घंटे हो गए, आज हमें पूछना चाहिए 96 घंटे हो गए, प्रवेश वर्मा गिरफ्तार हुए क्या? उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई क्या? अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द निकला क्या? एक शब्द नहीं बोलते हैं केजरीवाल जी। जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, भगवान जाने क्या बताना चाहते हैं दूसरों को अपने बारे में। वो कहां हैं? कहां पलायन कर गए? कहां छुप कर बैठ गए? इन सब मामलों में बोले ना। उन्होंने कोरोना काल में बड़ी तड़ातड़ एफआईआर करी थी, अब भी एफआईआर करें। आप चुनी हुई सरकार है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रदेश में अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, आप क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करने की मुहिम चलाते हैं? ठीक है, पुलिस आपके नीचे नहीं है, आप एक नागरिक तो हैं इस प्रदेश के, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है? आप पूछताछ के लिए दलित मंत्री को तो बुला लेते हैं जिनसे इस्तीफा दिलाया गया विद इन 24 आवर्स, और पूछताछ के लिए प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो मुझे लगता है जो भी कार्रवाई कहीं पर भी हो वो न्याय संगत और कानून के दायरे में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।